तो अच्छा, तो हमारे साथ कुमार अमित जी हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के और स्पेशल सुपरिटेंडेंट थे एक्साइज विभाग में। इनसे ही संक्षिप्त में इनका परिचय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जिस उम्र में लोग रोजगार की तरफ होते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए अच्छी नौकरी चाहते हैं, जब ये एक हैंडसम सैलरी पा रहे थे इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ, तो आखिर ऐसी क्या व्यवस्था बनी जहाँ ये खुद को सफर नहीं कर पाए और राजनीति मैदान में आ गए। निश्चित तौर पे राजनीति में अच्छे लोगों की कमी है और यही कारण है कि गलत लोग पनपते गए और ऐसे लोग जो एनकेन प्रकारेण पैसा कमाते हैं, सांसद और विधायक बनते हैं और एक बार का विधायक अपने 3 पीढ़ियों का सोचता है। उस समय में ऐसे लोग भी मैदान में आते हैं जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और अपनी नौकरी को छोड़ के मैदान में आते हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी और जनता दोनों की जिम्मेदारी बनती है। आपके बीच अगर विकल्प के तौर पे अच्छे लोग होते हैं, कुमार अमित जैसे लोग अगर आपके बीच होते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी पार्टी, जाति और धर्म से हटके व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा। अगर ऐसे लोगों के साथ आप खड़े नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पे कोई भी आदमी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए या आपके शहर के लिए आवाज़ उठाने को कभी तैयार नहीं होगा और यही कारण है कि अच्छे लोग चुनाव में नहीं आ रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में जानेंगे सर, आप जिस विभाग से आते हैं, हैंडसम पैकेज थी आपकी, आपने उसको रिज़ाइन कर दिया और वकालत आप कर रहे हैं और आपने जन स्वराज को ज्वाइन किया। जी। तो संक्षिप्त में आपका परिचय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जन स्वराज ही क्यों। मेरा नाम कुमार अमित हुआ। 14 साल प्रशासनिक सेवा में मैं था, जैसा आपने बताया अभी। और 14 साल की सेवा के बाद देखिए, वो भी सेवा है, धनोपार्जन का वो जगह नहीं है। चाहे वो आप गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हैं तो आप एज ए पब्लिक सर्वेंट सेवा देते हैं, तो वो सेवा देते देते बाद में मुझे ये लगा, मतलब हाल के दिनों में जब मैं रिजाइन किया 2021 में, तो ये एहसास हुआ कि जो नीति बनी है सरकार की, दारूबंदी की, शराबबंदी की, वो कम्प्लीटली फेल है। एक तो रेवेन्यू का लॉस जा रहा है, दूसरा उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो उस जगह से निकल के मैं वकालत में आया और वकालत के माध्यम से भी मैं अपना जीविका भी चला रहा हूँ और अपने मन के हिसाब से जो तमाम तरह के लोग हैं, जो मान लीजिए जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास पैसे का अभाव है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते अपनी, पर्यावरण का मामला है जैसे कि मोती झील, तो ये तमाम लड़ाई भी न्याय के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और इससे मुझे हर चीज़ का आप आर्थिक क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से जो है आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि इससे क्या लाभ या घाटा हो रहा है। इससे आपको जीवन जीने के लिए जितना कमाना होता है उतने के लिए मैं संबल हूँ। ऊपर वाले की दया से और मेरे परिवार वालों ने मुझे जो पढ़ा लिखा के इतना संबल बनाया है कि मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगा और मैं रिजाइन कर दिया। तो आज मैं लोगों की भी सेवा कर पा रहा हूँ और अपने परिवार को भी अच्छे ढंग से चला पा रहा हूँ। जब आप रिजाइन करके आए तो मोतिहारी की राजनीति में एक भूचाल आया। आपके यहाँ एक मोती झील है, मोती झील कहा जाता है, डल झील भी कह सकते हैं उसको। एक बड़ी झील है जिसकी लड़ाई आपने हाई कोर्ट में लड़ी और अभी लड़ भी रहे हैं। जी, आखिर मामला क्या था? देखिए, मुख्य तौर पे मोती झील को जब आप देखेंगे, हमारा बचपन वहीं बीता, वहीं यहीं पे पले बड़े। तो रेजिग्नेशन के बाद जब मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए आया, तो मेरे लिए सबसे अहम जो मुद्दा था, जो मेरे दिल के करीब था, वो मोती झील था। पीआईएल दायर किया गया, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि इसका इंक्रोचमेंट है, तमाम शहर के नाले का पानी उसमें गिरता है। विगत 2 वर्षों से टेंडर ही हो रहा है कौन सा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लोग लगाने वाले हैं, और इसका सीधा प्रभाव यहाँ के लोगों के हेल्थ पे पड़ रहा है। अगर आज किडनी लीवर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, मीनिंग देयर बाई आपको शुद्ध पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पीने का पानी को जो ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने का जो सोर्स है वो एक मोती झील है, दूसरा धनौती है। और ये दोनों जो है बुरी तरह से अतिक्रमित ही नहीं है, प्रदूषित भी है, क्योंकि पूरे शहर का नाले का पानी उसी में गिर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब जीवन नहीं रहेगा तो कोई विकास का क्या मायने है, हमको समझ से परे। और ये पूरी तरह से अतिक्रमित है, इसका इनलेट आउटलेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी जो आपके सांसद और विधायक हैं वो डबल इंजन की सरकार है। जी, बीजेपी से हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी हैं और लगभग लंबे समय से हैं, दशकों से ये लोग हैं। बावजूद उसके आज भी यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो इनक्रोचमेंट की हो, जल जमाव की हो, सड़क के चौड़ीकरण का मामला हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, तो निश्चित तौर पे सब पटरी से डिरेल बना हुआ है। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल डिरेल्ड है। द पॉइंट इज दैट कि तमाम चुनाव में सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर
ये अपना पद बचाते रहे हैं और पब्लिक भी ऊब गई है, ठीक है ना। बार बार होता है तो आप जैसे आप देखिए, ऐसा नहीं है कि पब्लिक इनको जिता ही जा रही है बार बार। आप ग्राफ देखिए, कभी आप 3 लाख वोट से जीतते थे, आज आप घट के लाख पे आ गए। कभी आप 20-25 हजार 50 हजार के अंतर से विधानसभा जीतते थे, आज आप घट के अंतर 14,000 हो गया है। मीनिंग देयर बाई कि आपका विरोध हो रहा है और आप काम नहीं कर रहे, केवल बात बना रहे हैं, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे अभी जो भी रील्स वगैरह वायरल हो रहे हैं, जो अभी मौजूदा हमारे विधायक हैं, तो वो गिनाना शुरू करेंगे। 2005 के पहले रोड पे लोग नहीं चलता। प्लांट रोपता था, धान की खेती करता था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि रोड, बिजली, सड़क से क्या हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। ये बुनियादी चीजें हैं जिनको मुहैया कराना किसी सरकार के द्वारा उपकार नहीं है। सारे लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको बढ़िया सर्विस भी चाहिए। आज बिजली का अगर अच्छा व्यवस्था है तो बिजली का लोग बिल भी दे रहे हैं, और स्मार्ट मीटर का क्या खेल है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो ये इन सब चीजों से बेहतर अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं कि सेंट्रल स्कूल को क्यों आज स्टेडियम में चलाया जा रहा है। आज वो क्यों नहीं बोलते हैं कि स्टेडियम जो है, एक ढंग का स्टेडियम यहाँ नहीं है, और स्टेडियम में स्कूल चलाना, दोनों चीज प्रभावित हो रहा है, स्कूल भी और बच्चे जो खेलने वाले हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको सांसद खेल महोत्सव गांधी मैदान में कराना पड़ता है, शर्म नहीं आती आपको? जिला स्कूल की स्थिति भी एग्जैक्टली जिला संस्थान, मेरा ये मानना है सर कि संस्थान अगर आप पैदा नहीं कर सकते ढंग का, तो जो संस्थाएं यहाँ कार्यरत थी वो धरोहर है इस मिट्टी की। हम लोग जिला स्कूल के प्रोडक्ट हैं, हमें शान होता था वहां से निकलने पर जब आदमी पढ़ा है वहां से। आज जाके आप स्थिति देखिए, उसके हॉस्टल को कब्जा किया आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे। आप वहां पे एक इंटरनल वो क्या बोलते हैं उसको, इंडोर स्टेडियम बना दिए, किसी लेवल का नहीं है वो इंडोर स्टेडियम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और मेरा ये कहना है कि क्या सरकार के पास जमीन कम है कि आप दूसरे इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेस में इस तरह से इंक्रोचर बनेंगे, अतिक्रमणकारियों वाला काम कर रहे हैं आप उस धरोहर को वापस उसके वैभव को लौटाने का कुछ काम नहीं किए, आप उसको और डुबा दिए। तो ये तमाम चीजें हैं, और इन सब चीजों से अब जो है पब्लिक भी हमको लगता है कि अवेयर है, और लोगों को बता रहे हैं हम लोग समझ भी रहे हैं। आप जनसुराज में हैं और निश्चित तौर पे आपकी दावेदारी जो आम लोगों के बीच, अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों में आप लोकप्रिय हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो दावेदारी भी बनती है। लेकिन एक सवाल यह है कि आप जनसुराज में हैं, प्रशांत किशोर के करीबी भी हैं, लेकिन आपकी पार्टी में एक बड़ा माइनस पॉइंट उभर के ये आया कि विगत कुछ दिनों से देखने को मिलता है कि हर पार्टी के वैसे लोग जो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की, वो रिजाइन करके आपके पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के आने से क्या पार्टी की सेहत पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर। देखिए ऐसा है कि प्रशांत किशोर ने तमाम मंच से, तमाम वीडियो रील्स वगैरह में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, और जब हम दूसरे के चरित्र, चेहरे और इस पे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बहुत क्लियर हैं इस कंसेप्ट में, और मुझे पूरा विश्वास है कि जन स्वराज के जो प्रणेता है प्रशांत किशोर, अब जो बात वो कह रहे हैं, देखिए कोई आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के हमारे यहाँ आएगा तो हम तो मना नहीं कर सकते, आप आइए, स्वागत है। लेकिन जहां तक टिकट देने की बात है, तो जो लोग एप्लीकेंट है, जो आवेदक हैं पहले से, एक टाइम स्लॉट के बीच जो आवेदन दिए हैं, और जो लोग फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, जो धरातल पर जन स्वराज को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, अपना खून पसीना लगाया लोगों ने बहुत विश्वास के साथ, ठीक है, तो उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा, आप आश्वस्त रहें। ऐसे तमाम लोग जो आ रहे हैं, ठीक है, बतौर कार्यकर्ता काम करेंगे, भविष्य में देखा जाएगा कि उनके लिए क्या व्यवस्था बनती है नहीं बनती है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और मोतिहारी की जनता मौका देती है, विधायक आपको बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली फॉरमोस्ट प्राथमिकता, मैं सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था, ये सब के मूल में अगर आप जाएंगे, जहां कहीं भी परेशानी है तो आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार है। अगर इस पे कंट्रोल कर लिया जाए ना, जो लोगों का कट होता है, जो स्टेक होता है, उसको अगर लोग कॉम्प्रोमाइज कर दें, उसको छोड़ दें, उसको त्याग करें सेवा भाव से, ये सोच के कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला मतलब परमात्मा देख रहा है, और ईमानदारी से अगर इस काम को करें, तो मुझे लगता है कि
50% समस्या है तो वैसे ही कम हो जाएगी। पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है कि जो आज शिक्षा का स्तर, मैं क्या कहूँ कि स्कूल प्रॉपर पढ़ाई हो रही है कि नहीं, तो बतौर विधायक आप स्कूल विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ क्या कमियां हैं, क्या है। जो कंसर्न पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनसे मीटिंग करके उनको मोटिवेट करके, कोई जरूरी नहीं कि हर काम डांट डपट के ही होता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, विगत 6 महीने में मैंने इसी जिले में उन्हीं पदाधिकारियों से प्यार मोहब्बत से बहुत सारा काम करवाया है और लोग हंसी खुशी करना चाहते हैं। पहले आप उनको प्रॉब्लम तो बताइए साहब, और आप प्रॉब्लम बताने के वक्त आपका बात करने का अंदाज बहुत मैटर करता है। वो कोई आपका नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है, तो आप उनको पहले एज ए ह्यूमन रिस्पेक्ट दीजिए, तब आप देखिए काम कैसे नहीं होता है। तो शिक्षा और बच्चों का जो खेलने का है ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे टाइम में था व्यवस्था, मैं आपको बता दूं, हमारे व्यवस्था लागू करना, हाँ, उससे बेहतर करना है। मतलब वो उस समय के हिसाब से था, अभी के हिसाब से नहीं। अब क्या देखिए आज नेपाल में क्या हो रहा है जी, कि किस तरह के, मतलब वो गलत हुआ। वो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जी कह रहे हैं कि ये बंद किया गया, लेकिन बेसिकली हम लोग गुलाम हो गए, आप हम सब, और जो आने वाला जनरेशन है वो ये स्क्रीन का गुलाम हो गया है। तो उसको फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए व्यवस्थाएं आपको ऐसी कायम करनी पड़ेगी कि बढ़िया टर्फ हो तो आके दौड़ेगा, उसके पास बढ़िया स्टेडियम हो तो आके खेलेगा। अब उसको तो अट्रैक्टिव बनाइए ना, एक तो वैसे ही संसाधन कम है, मतलब खेलने वेलने का, उसको इनरीच कीजिए। अगर मोती झील साफ हो जाए तो आप स्विमिंग कंपटीशन करा सकते हो। आज के डेट में तो कोई नहीं उतरेगा उसमें। उस तरह की व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी रहे, वो दिखेगा। अगर मैं आता हूँ तो मतलब क्या कहते हैं, बातें तो बहुत होती हैं, तो मेरी प्रायोरिटीज बहुत पिन पॉइंटेड क्लियर है दिमाग में, और वो सारी चीजें जो अभी तक नजर नहीं आती थी वो लोगों को सामने से दिखेंगी। चलिए कुमार अमित जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।